मैंने कहा सर, एक चरपहिया की कमी है और वो 15 साल से हम नौकरी कर रहे हैं। 2 बार हमने पुराना स्कूटर लेके डेंट पेंट करवाया है, नई बाइक नहीं खरीद पाए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि अगले 15 साल नौकरी करने के बाद हम कार खरीद पाएंगे। एक, क्योंकि मुझे कार का बहुत शौक है। मैंने कहा मुझे एक कार चाहिए, और उस कार को लेने के लिए मुझे आपसे बिजनेस करना है। उन्होंने पहले दिन क्यों क्लियर करवा दिया, तो क्यों क्लियर होने के कारण 150 किलोमीटर दुकान हमें 1.5 किलोमीटर दिखती थी। कोई भी कुछ वो मांगता था, उससे कहते थे बस सुबह ला के दे दूंगा। रातों रात भाग के आते थे ट्रेन से, सुबह ले जाके उसको प्रोडक्ट उपलब्ध करा देते थे। तो जब तक सर अपना क्यों नहीं क्लियर होता है, तब तक आदमी किसी काम को नहीं करता। हमारा क्यों क्लियर हो गया था, इसलिए मैंने इस सिस्टम को किया। दूसरी चीज क्या है, शर्म मुझे बहुत आती थी। इतनी शर्म आती थी कि घर से टिफिन मिल जाता था तो हम रास्ते में लेके आते थे कहीं भी, तो रास्ते में खोल के खाते नहीं थे। इतनी ज्यादा शर्म आती थी। लेकिन धीरे धीरे करके मनकापुर में सेमिनार हुआ। सेमिनार में ये हुआ, पहले कौन खड़ा होगा, पहले कौन खड़ा होगा। 3-4 लोग हम लोग थे, ये हुआ आगे खड़े होंगे, ये खड़े होंगे। जैसे ही खड़े हुए, पीछे देखा 150, 200, 300 लोग बैठे थे। इतनी शर्म आई कि हम खड़े होकर प्लान नहीं दिखा पाए। एक बंदे ने प्लान दिखाया, पूरी मीटिंग खराब हो गई। दूसरी मीटिंग गोरखपुर की एक थी, राकेश शर्मा सर जी की थी। वहां भी यही हुआ, खड़े हुए, शर्म इतनी लगी कि हम प्लान नहीं दिखा पाए। एक बंदे ने प्लान दिखाया, पूरी मीटिंग कैसी हो गई। फिर ये समझ में आ गया कि अगर इस सिस्टम में कामयाब होना है तो खड़े होकर प्लान दिखाना सीखना पड़ेगा, शर्म वगैरह हटानी पड़ेगी। 1-to-1 प्लान बढ़िया दिखा लेते थे, लेकिन खड़े होकर नहीं दिखा पाते। फिर गोंडा में प्रोग्राम हुआ प्रमोद गुलाटी जी का। उस महीने हमारा स्टार फाइनल हुआ था। ये हुआ, प्लान दिखाओगे? मैंने कहा सर प्लान तो दिखाएंगे, लेकिन बिना माइक के काम चलेगा? बिना माइक के मैंने प्लान दिखाया, बोर्ड की तरफ मुंह किया, पीछे देखा नहीं कि कोई आदमी बैठा है कि नहीं बैठा है। पूरा का पूरा प्लान खत्म हो गया। प्लान खत्म होने के बाद जब नीचे उतरे तो पता लगा पसीने से जूते के अंदर तक पानी भरा हुआ था। इतना पसीना हो गया, धड़कने धक 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 कर रही थी। वही मेरा पहला दिन था। तो जो बार बार कहते हैं सीनियर लोग कि डर के आगे जीत है, एक बार कूद पड़ो उसके बाद फुर्सत मिल जाएगी, वही एक पहला प्लान था। उसके बाद से तो अब 100, 200, 500, 1000 कितने भी लोग बैठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक बार शर्म को छोड़ना पड़ेगा। शर्म सबको लगती है, मुझे बहुत लगती थी। किट लेके नहीं निकलते थे। किट लेके जाते थे, पहले काला वाला बैग आता था, तो जिधर आरसीएम लिखा होता था उसको छुपा लेते थे, कोई देखे ना कि ये आरसीएम कर रहे हैं। अभी क्या है, अभी तो गाड़ी के आगे पीछे सब लिखा हुआ है बढ़िया सा, कि जिधर से गुजरो सबको पता लगे आरसीएम कर रहे हैं। तो हमारा करीब 31 अक्टूबर 2004 को मैंने आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की थी। 3 महीना तक कोई पहला चेक नहीं आया था। लोगों का चेक नहीं आता, 1 महीना छोड़ देते हैं। 3 महीना बाद पहला चेक मिला था मुझे 6,821 रुपए का। चौथे महीने 14,000 कुछ का चेक, 5वें महीने 35,333 का चेक आया। विश्वास नहीं हुआ कि 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, 8 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, 8,000 रुपया, 8,000 कुछ रुपए सैलरी मिल रही है। और पार्ट टाइम काम करके अगर 5 महीने में 35,000 रुपए आ सकता है, तो मुझे इसको फुल टाइम करना चाहिए। तो मैंने स्कूल से 6 महीने के लिए लीव विदाउट पे छुट्टी ले लिया, फुल टाइम जम के काम शुरू किया। उसी 35,000 रुपए से अपने जीवन का पहला सपना पूरा किया, एक सिटी 100 बाइक खरीदी, फील्ड में जम के काम किया। 6 महीने की छुट्टी पूरी हुई, चेक पहुंच गया 1 लाख के ऊपर। फिर अपने जीवन का हमने दूसरा सपना पूरा किया, जिसको लेने के लिए हम आरसी बिजनेस ज्वाइन किए थे। वो सपना था अल्टो। खरीद के लेके आए, कॉलोनी में पहुंचे, स्कूल से नोटिस आ गई कि आपको टर्मिनेट किया जा रहा है। मैंने कहा हमने कोई गलती नहीं की, हम तो छुट्टी पे हैं। उन्होंने कहा तुमने झूठ बोल के छुट्टी लिया है कि तुम बीमार हो और तुम कार खरीद के लाए हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ काम कर रहे हो। उसी समय एक डिसीजन लिया। लोग दूसरों से पूछते हैं, लेकिन एक ऊपर वाले की पता नहीं क्या कृपा है कि मैंने अपने आप से सवाल किया कि 15 साल की नौकरी, 8 घंटा रोज ड्यूटी, 8,000 कुछ रुपए सैलरी, और यहाँ 11 महीने के काम, 1 लाख रुपए की इनकम, और यहाँ पे अपने मनमानी है, वहां पे बॉस है, यहाँ कोई ना कोई पूछने वाला नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। अंदर से आवाज आई कि नौकरी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिली है। ऐसा नहीं कि अब की नौकरी कर ले, अगली बार आएंगे तो इसको करेंगे, जो करना है इसी जीवन में करना है। तुरंत हमने रिजाइन दिया, तभी से फुल टाइम आपसे बिजनेस कर रहे हैं। एक कार खरीदने का सपना लेके आए थे, अभी चौथी खरीदी है। और ये इसी तरह से जब हम लोगों ने शुरू किया था, कोई सेमिनार नहीं होता था। आसपास में हमारे 150-200 किलोमीटर की रेंज में कोई पिकअप सेंटर नहीं था, इतने सारे प्रोडक्ट नहीं थे, कोई जूम नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई फेसबुक नहीं था। सीनियर से बात करने के लिए हम लोग के पास मोबाइल जमाने में होता नहीं था, पीसीओ पे जाके फोन करते थे, वो भी कभी 15-10 दिन में। तो इस तरह से जो चीजें हम लोगों ने जिस समय शुरू किया था, उस समय की स्थिति परिस्थिति और आज में जमीन आसमान का अंतर है। आज तो आदमी 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पे अपने को प्रोडक्ट मिल जाता है।
तो सारी चीजें सर अपने पक्ष में है। सरकार की गाइडलाइन आ चुकी है, सरकार का कानून आ चुका है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अगले कुछ सालों के बाद अपने को डिग्री होल्डर मिल जाएंगे इस काम को करने के लिए। हो सकता है आने वाले समय में कंपनी कह दे कि मुझे अनट्रेंड लोग नहीं चाहिए, जिनके पास डिग्री है वो आओ। तो इस तरह का मौका मिल सकता है सर। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतने ध्यान पूर्वक सुना। आज मुझे मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपसे मुलाकात कराएं। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी हैं। आज उनकी एक जबरदस्त स्टोरी हमें सुनने का मौका मिलेगा। तो संजय सिन्हा जी अगर हमारे बीच में हैं तो प्लीज कम ऑन द स्क्रीन, और आप सभी साथियों के शानदार वेलकम के साथ उनको इनवाइट करेंगे, संजय सिन्हा जी को। थैंक प्लीज यू, कम ऑन द। थैंक यू पारस मौर्य सर, थैंक यू सर, थैंक कि यू। आपने मौका दिया इस पोर्टल पे अपनी स्टोरी रखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। सबसे पहले मैं अपने गुरु नवनीश सर, डॉक्टर प्रेमलाल सर, प्रमोद गुलाटी सर, राकेश शर्मा सर और हमारे परफेक्ट गुरु जेएस खालसा सर को चरणों में चरण स्पर्श करता हूं। और दोस्तों, आज की इस स्टोरी में दो पार्ट रखूंगा, आरसीएम से पहले का लाइफ और आरसीएम में आने के बाद की लाइफ। दोस्तों, मैं बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव, गंगा बिगहा गांव का नाम है, बहुत छोटा सा गांव है, वहां पैदा हुआ। गांव में मेरी बचपन गुजरी। उसमें मेरे पिताजी किसान का काम करते थे, खेती बाड़ी हुआ करती थी, और सरकारी स्कूल में बोरा लेकर के पढ़ने जाया करता था। और इसी बीच में मेरे पिताजी की नौकरी लगती है। उस गांव से निकल करके 10 साल के एज में पुनः एक छोटे से शहर में गया, हॉस्टल में मुझे डाला गया कि बेटा पढ़ेगा, कुछ अच्छा करेगा हॉस्टल में। हॉस्टल में 6 क्लास में मैं गांव में पढ़ता था, लेकिन हॉस्टल में गया तो दूसरा क्लास में एडमिशन हुआ। क्योंकि 6 क्लास तक इंग्लिश की पढ़ाई होती नहीं थी, हॉस्टल में गया तो इंग्लिश की पढ़ाई शुरू हुई। तो 6 से एडमिशन हुआ दूसरे क्लास में। अब पुनः थोड़ा बहुत इंग्लिश वहां से स्टार्ट हुआ सीखने का। इसी तरह से पिताजी की नौकरी लगती है। नौकरी लगने के बाद उनकी पोस्टिंग डेहरी ऑन सोन में होती है, लेकिन हॉस्टल में मन मुझे नहीं लगा पढ़ने में। मैं भाग करके डेहरी ऑन सोन चला गया था। पिताजी को डर लग गया कि हॉस्टल छोड़ के भाग के आया है, इसको पढ़ने में वहां हॉस्टल में मन नहीं लग रहा है। तब से लेकर के मैं डेहरी में ही शिफ्ट कर गया। करते करते ग्रेजुएशन भी हुआ। ग्रेजुएशन करने के बाद जिस प्रकार से लोग बेरोजगारी के लाइन में लगे रहते हैं, मैं भी लग गया। तैयारी शुरू किया कि कुछ नौकरी, क्योंकि पिताजी कहते थे कि पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो जा करके खेती करो। क्योंकि मेरा परिवार 3 भाई 2 बहन, मम्मी पापा मिला करके 5 परिवार हम लोग हुआ करते थे, बड़ी फैमिली थी। वेतन इतना नहीं पिताजी को मिलता था कि सारी खुशियां मैं प्राप्त कर सकूं। याद है कि जब मैं इंटर किया था तो मेरे दोस्त लोग उसमें माइनिंग इंजीनियरिंग करने के लिए नागपुर जा रहे थे। तो पिताजी से मैंने कहा कि पिताजी मुझे भी भेज दीजिए। तो पिताजी का जवाब था कि मेरा 3 बेटा है, तुमको अगर पढ़ाएंगे तो और लोगों को कैसे पढ़ाएंगे, इतनी वेतन नहीं है कि सबको हम पढ़ा सकते हैं। दोस्तों, उसी समय से मुझे नौकरी वाले लोगों से नफरत होने लगी। ग्रेजुएशन कर लिए, उसके बाद अपने जो भी मेरी स्टेमिना थी पढ़ने लिखने की, पढ़ाई करता था। 94 में मेरा सिलेक्शन होता है एलडीसी में, पीटी में।
फाइनल नहीं हो पाया। 95 में भी एलडीसी में पुनः हुआ, फिर पीटी मेंस में नहीं आया। 97 में टीचर की अपने बिहार की वैकेंसी थी, उसको भरा था, उसके पीटी में भी आया, फाइनल नहीं हो पाया। लेकिन ये नौकरी, चूंकि पिताजी की इच्छा थी कि नौकरी करे, लेकिन मुझे तो नौकरी वालों से नफरत हुआ करती थी। कभी नौकरी के विषय में सोचता नहीं था, क्योंकि इस माहौल को मैं घर में देखा था कि इतना ही देता है वेतन कि आपके हो सकते हैं कि अच्छा पेट भर जाए, लेकिन सारे सपने आपके परिवार के पूरे नहीं हो सकते हैं, जो मैं घर में उस कल्चर को देखा था। तो ग्रेजुएशन करने के बाद जब बैठा था बेरोजगार, तो एक घटना घटती है घर में। छोटी सी घटना थी कि शाम के समय में मम्मी बोली कि जाकर सब्जी ले आओ। सब्जी लाने गया, 5 रुपया मिला था उस समय। 5 रुपया में 1.5 रुपया का भिंडी लाए थे। वहीं से मेरी जिंदगी बदली, क्योंकि जब ले करके लौटा तो पिताजी बोलते हैं कि बाकी पैसा कहाँ गया, जबकि 50 पैसा की कहानी थी। भिंडी बोले कि मैं लाता था 2 रुपये किलो, तुमको 3 रुपये कैसे मिल गया। मेरा एकदम मतलब उस दिन दिल एकदम मतलब लगा कि अब क्या मैं बोलूं इनको। 50 पैसे की बात है, मैं चोरी भी नहीं किया हूं। ऐसा थोड़ा ही होता है कि जो चीज आज 2 रुपये है तो 3 रुपये नहीं मिल सकता है। और दोस्तों, ऐसा फीलिंग उस दिन हुआ कि ये कम आमदनी का नतीजा है, कि गलत भावना पिताजी को भी मेरे विषय में आया होगा कि शायद ये 50 पैसा चोरी कर लिया। ग्रेजुएट आदमी था, बेरोजगार था, इसलिए हो सकता है उनके मन में आ रहा होगा कि ये चोरी कर लिया है। दोस्तों, उसी दिन मैंने डिसीजन लिया कि लगता है कि ग्रेजुएशन होने के बाद जो बेरोजगारी की लाइन लगी हुई है, इसका असर मेरे मम्मी पापा पे है। मम्मी भी पीछे से बोल दी कि इतना वेतन नहीं है कि तुमको पॉकेट खर्च मिलेगा। और वहीं से मेरी जिंदगी बदलती है दोस्तों। मैंने डिसीजन लिया कि इस दुनिया में कोई ना कोई काम तो ऐसा जरूर होगा कि जो बिना पूंजी का किया जा सकता है। और मैंने स्टार्ट किया घर घर ट्यूशन पढ़ाना, डोर टू डोर जाकर के पढ़ाता था। अपनी करियर वहीं से स्टार्ट किया। उसके बाद उससे गुजारा नहीं समझ में आ रहा था कि ट्यूशन पढ़ा करके अपनी लाइफ को सेटल में नहीं कर सकता हूँ, और कोई ना कोई काम होगा जिसको कर करके बिना पूंजी के किया जा सकता है। तो एक एजेंसी समझ में आई, सहारा इंडिया, उस समय अपने शहर में नाम आती थी। सोचा कि यहाँ पे आकर के अपनी लाइफ को सेटल करूं। खोजा कि हमारे सर्किल में कौन ऐसा आदमी है जो सहारा इंडिया का काम करता है। पता चला कि एक टीचर जो कि मुझे बचपन में पढ़ाए थे 6 क्लास में, वो सहारा इंडिया करते हैं। मैं उनके घर पे जाता हूँ, बोलता हूँ कि सर मुझे सहारा ज्वाइन करा दीजिए, और उन्होंने ऐसा ही किया, सहारा ज्वाइन कराया। दोस्तों, काम स्टार्ट हो गई सहारा की भी। पहली कमीशन मिली 600 रुपया। साधन मेरे पास उस समय नहीं हुआ करते थे, पैदल जा करके डोर टू डोर जा करके उसका काम करता था। लेकिन पहली कमीशन वहां पे 600 रुपया मिली थी। सेकेंड हैंड साइकिल में खरीदा, क्योंकि फील्ड के बिजनेस के लिए साधन जरूरी समझ में आ रही थी। सेकेंड हैंड साइकिल मैं 300 रुपया में खरीदा। उसी साइकिल से मैं अपना करियर वहां स्टार्ट किया दोस्तों। उसके बाद एक समय आता है काम करते करते कि फील्ड में ही लोगों ने, कुछ लोग का आता था कि सर आप एलआईसी क्यों नहीं करते हैं। तो उसके लिए भी मेरे कस्टमर दबाव देते थे कि सर एलआईसी भी करते तो क्यों ना हम एलआईसी का काम भी आप ही से कर लिया करते। पुनः फिर मैं खोजता हूँ शहर में कि कौन ऐसा डीओ है जो कि एलआईसी में मुझे एजेंसी दे सकता है। खोज करके मैं डीओ के पास गया और पुनः एलआईसी का एजेंसी लिया, और एलआईसी का काम भी करता रहा। करते करते दोस्तों, 94 से लेकर के 2020 तक मैं इसी दो काम को करता था। लेकिन ये दोनों काम इसलिए करता था
कि अपने अपने इंडस्ट्री में दोनों अपने नंबर 1 पे थे, इसलिए मैं वहां काम करता था। तीसरा काम हमको बीच में दिखाई नहीं दिया। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि दोनों कंपनी से करोड़ों रुपया दोस्तों मैं कमाया, किसी चीज की कमी नहीं थी, खुशहाल जिंदगी चल रही थी। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि अपने देश में लॉकडाउन आ जाती है। लॉकडाउन जैसे ही आती है, मेरा है जी कि दिमाग काम करना बंद कर गया था। क्योंकि उस समय एक कंडीशन मेरे पास आ गई थी कि फाइनेंशियल करोड़ों रुपया तो मेरे पास थे, आज भी करोड़ों रुपया सहारा इंडिया में मेरे फंसे हुए हैं। लेकिन मेरे अकाउंट में दोस्तों जब 20 मार्च को लॉकडाउन लगी थी 2020 में, मेरे अकाउंट में मात्र 1,000 रुपया थे। क्योंकि कुछ काम ऐसा मैं कर दिया था कि मेरे अकाउंट में पैसे नील उस समय थे, वो इस पोर्टल पे बता नहीं पा रहा हूं, समय की अभाव है। और उसी 1,000 रुपया से मैंने इस आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया। यही एक बिजनेस मुझे समझ में आ रही थी कि इस इंडस्ट्री में ये बिजनेस लॉकडाउन में भी चल सकता है। क्योंकि मेरा तो बिजनेस जो मैं कर रहा था पूरी तरह से बैठ गया। जब लोग के पास पैसे ही नहीं हो तो एलआईसी कहां से कराएंगे, सहारा कहां से कराएंगे, ये मेरे दिलो दिमाग में फिट हो गया। और 20 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक दोस्तों मैं टेंशन में रहा कि भाई मेरे बीवी हैं, बच्चे हैं, मेरे अकाउंट में एक भी पैसे नहीं है, कब तक ये लॉकडाउन चलेगा, कैसे मेरी जिंदगी चलेगी। और दोस्तों यहां भी मैं वही काम करता हूं। मैंने खुद का डिसीजन में लिया था कि इस एमएलएम इंडस्ट्री में ही आकर के इस लॉकडाउन में कुछ किया जा सकता है। पता किया कि इस शहर में कौन व्यक्ति है जो आरसीएम करते हैं, तो पता चला कि हमारे, चूंकि सर्किल तो सहारा का ही था, नवनीत कुमार जी हैं जो कि सहारा इंडिया में हैं, और वो सर भी आरसीएम करते हैं। मैंने सर को फोन किया, अपने गुरु नवनीत सर को, कि सर मुझे आरसीएम ज्वाइन करवाइए, मैं आरसीएम का काम करूंगा। लेकिन सर के द्वारा ज्वाइनिंग लगी, एक परेशानी आई मेरे साथ दोस्तों। सर को कहा कि सर प्रोडक्ट तो आ गया, प्लान क्या है आरसीएम का। सर ने कहा कि सर मैं तो आरसीएम ज्वाइन किया हूं, आरसीएम करता नहीं हूं, मुझे प्लान आती नहीं है। दोस्तों थोड़ा सा उदास तो मैं हुआ कि अब क्या होगा भाई। दोस्तों उसी दिन मैंने डिसीजन लिया कि ये बिजनेस मेरा है। अगर मेरा अपलाइन सहयोग इस मार्फत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये भी नए थे, सिर्फ ज्वाइन किए थे, काम नहीं करते थे, प्लान सर को नहीं आती थी। लेकिन मैंने दोस्तों डिसीजन लिया कि ये बिजनेस मेरा है। यूट्यूब के माध्यम से प्लान को सीखा। और इस लॉकडाउन में काम करना थोड़ा सा मशक्कत वाली बात आ रही थी। मैंने एक डिसीजन लिया कि खुद प्लान सीखना है और अपने लोगों को खुद बताना है, क्योंकि बिजनेस मेरा है, मुझे सीखने की जरूरत है। और यूट्यूब से सीख करके लोग, घर से हमको निकलना नहीं होता था क्योंकि लॉकडाउन लगी हुई थी, 1 बाई 1 लोगों को बुलाता था दोस्तों। बुला कर करके उनको जितना समझ मुझे थी, चाय पिलाता था, बिस्कुट खिलाता था, मिक्सचर खिलाता था, खिला खिला करके, प्रोडक्ट बता बता करके लोगों की ज्वाइनिंग लगाते गया। और इस तरह से दोस्तों मेरी टीम बननी शुरू हो गई। लेकिन इसी बीच में लॉकडाउन कुछ कम होता है, जुलाई महीना था 2020 का। हमारे नवनीत सर ने डिसीजन लिया होगा, उन्होंने ले गया मुझे अपने एरिया छपरा में। वहां मुलाकात होती है डॉक्टर प्रेमलाल सर से, वो मेरे इंतजार में थे, इसलिए लेकर के गए थे कि शायद डॉक्टर प्रेमलाल सर मुझे मार्केटिंग प्लान बढ़िया से दिखा पाएंगे। लेकिन दोस्तों वहां भी क्या हुआ कि डॉक्टर प्रेमलाल सर बैठे हुए थे। सर ने मुझे कहा कि सर आप कितना जानते हैं आरसीएम को, क्या जानते हैं। तो मैं दोस्तों पहला व्यक्ति शायद रहा होऊंगा कि मैं मार्केटिंग प्लान दिया भी किसी को फील्ड में पहली बार, तो अपने गुरु डॉक्टर प्रेमलाल सर को प्लान दिखाया। सर ने मुझे शाबाशी दी, बोले कि इससे अच्छा प्लान तो मैं भी नहीं दिखा सकता हूं। मैं खुश हुआ और वहीं से दोस्तों काम करते 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 उसी लॉकडाउन में 9 महीने पे रॉयल्टी पे आया।
रॉयल्टी पे आकर के फर्स्ट कमीशन जो 260 रुपया आरसीएम से मिला था, वो कमीशन 38,000 प्लस मेरे अकाउंट में आई थी। वो दिन भी याद मुझे है। लेकिन उसके बाद चलते चलते दोस्तों, अभी टेक्निकल अचीवर पे मैं आया हूं। लेकिन कैसे आया हूं, 5 मिनट में रखूंगा। क्योंकि फर्स्ट डे जब ज्वाइन किए थे इस सिस्टम को, विरोध बहुत हुआ था, विरोध बहुत हुआ था। घर वाले लोग विरोध करते थे, समाज वाले लोग विरोध करते थे, दोस्त लोग विरोध करते थे। अब क्या लेकर के आप नून तेल मसाला आ गए? क्या भला जिंदगी अच्छा कर रहे थे? कौन सा काम में आ गए? दोस्तों, जब ये सुनता था, इस माइंड को, ये जो कंट्रोल मैं बहुत किया हूं उस समय, इसको मानो मैं पत्थर बना लिया था। किसी की बात नहीं सुनता था। आज भी जो लोग विरोध करते हैं, मैं किसी की बात नहीं सुनता हूं। क्योंकि ये बिजनेस मेरा है, मुझे ये समझ है, क्यों दूसरे की बात सुनता हूं। लोग यही गलती करते हैं। और जुड़ने के बाद कुछ काम को मैं किया था, फर्स्ट डे ही से एकदम पूरी तरह से माइंड सेट थी मुझे कि करना है तो यही काम करना है। दोस्तों, एक बैग था मेरा पुराना, आज भी बैग है। बैग में अपने आरसीएम के सारे प्रोडक्ट को रखता था। सुबह उठता था, जब लॉकडाउन कुछ फ्री हुआ था, बैग में सारा सामान लेकर के डोर टू डोर लोगों के पास जाता था। और जा जा करके प्रोडक्ट दिखा दिखा करके लोगों को ज्वाइनिंग कराता था। क्योंकि प्लान तो आती नहीं थी मुझे, प्लान बताने के लिए तो सिखा ही नहीं था उस लॉकडाउन में। उसके बाद ये लिस्ट बनाया था उसी समय, कुछ लोगों का 10-15 लोग 20 लोग का लिस्ट बनाया था, उनके घर पे ही जाया करता था। लेकिन हाँ, इसमें मेरे गुरु नवनीत सर सहयोग क्या करते थे, बैग में सामान रहता था, नवनीत सर भी मेरे गाड़ी पे बैठते थे और प्रोडक्ट को, मेरा बैग को सर ही पीछे अपने पीठ पे रखते थे, मैं तो गाड़ी चलाता रहता था। और इस तरह से दोनों मिल करके अपने बिजनेस को बड़ा करते गया दोस्तों। और ये प्लान जो मैं सीखा था, इतना काम जरूर करता था कि जो मेरे डाउनलाइन में लीडर आते थे उनको प्लान सिखाता था। क्योंकि बिजनेस प्लान सीखने का है और सिखाने का बिजनेस है। और एक काम और मैं जबरदस्त तरीके से करता हूं, आज भी करता हूं, बेसिक नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट क्या शौकीन हूँ। कोई भी प्रोडक्ट आता है, उसकी जो है मार्केट के प्रोडक्ट से कंपैरिजन करते हुए उसका नॉलेज लेता हूँ। क्योंकि ये प्रोडक्ट का जब बिजनेस है, तो प्रोडक्ट की बेसिक नॉलेज अगर मुझे नहीं रहेगी तो बिजनेस मेरा चलता नहीं है। जिस दिन से मैं ज्वाइन किया हूँ, कनेक्टेड विथ मीटिंग रहता हूँ। कोई ऐसी मीटिंग मेरे नॉलेज में जो आई हो, मैं अटेंड ना किया हूँ, ऐसा मैं कभी नहीं करता हूँ। छोटी हो बड़ी हो, जिस प्रकार की भी मीटिंग हो, मैं हमेशा जुड़ने का प्रयास करते रहता हूँ दोस्तों। और 100% प्रोडक्ट यूज करता हूं। जिस दिन से मैं जुड़ा हूं, बाजार के प्रोडक्ट से नफरत करता हूं। केवल प्यार मुझे है तो आरसीएम के प्रोडक्ट से प्यार है। बाजार के प्रोडक्ट से इतनी नफरत हो गई आज के डेट में, इसलिए नफरत हो गई दोस्तों कि ये आरसीएम का 100% प्रोडक्ट यूज करने से मेरे को पर्सनली ये फायदा हुआ है कि आरसीएम के में आने से पहले मैं खुद बीपी का दवाई खाता था, शुगर का दवाई खाता था, आंखों पे चश्मा लगाता था, -3 मेरा चश्मा हुआ करता था। दोस्तों, 100% प्रोडक्ट यूज करने का नतीजा आज ये हुआ है कि शुगर का दवाई बंद हो गया, बीपी का दवाई बंद हो गया, आंख पर से चश्मा उतर गया है दोस्तों। तो क्यों मैं बाजार के प्रोडक्ट खाऊं भाई? और नफरत करता हूं बाजार के प्रोडक्ट से, और अपनी आरसीएम के प्रोडक्ट 100% यूज करता हूं। लेकिन इसी बीच में एक काम और मैं किया था दोस्तों, कि 25,000 रुपया लगा करके घर पे मैं प्रोडक्ट लाया था ज्वाइनिंग के अगले मंथ में। क्योंकि उसमें डिस्प्ले वॉल हुआ नहीं करती थी, तो घर पे प्रोडक्ट लाया, काउंटर बनाया, रेक बनवाया। और वो बाद में कंपनी के द्वारा डिस्प्ले वॉल का सिस्टम आया था। और वो जो 25,000 का जो प्रोडक्ट था, आज दोस्तों मैं उसी समय एक डिसीजन लिया था कि वंडर वर्ल्ड खोलूंगा। क्योंकि ये बिजनेस, प्रोडक्ट आपके पास क्वांटिटी में नहीं है लीडर के पास, तो आपकी बिजनेस स्लो हो जाती है, ऐसा मेरा मानना था। और 25,000 का प्रोडक्ट स्टार्ट करके आज स्थिति है दोस्तों कि मेरी 2 वंडर वर्ल्ड है। एक वंडर वर्ल्ड बेटा चलाता है, एक वंडर वर्ल्ड बेटी चलाती है। मैं तो फील्ड में हूँ, फील्ड में रहता हूँ, और पूरी बिजनेस को फुल फैमिली के साथ में कर रहा हूं दोस्तों। अब तो टेक्निकल अचीवर भी बन गया हूं। और राकेश सर को थैंक्स करता हूं। मुझे लगता है कि गुड मॉर्निंग का ये जो मिरेकल
मॉर्निंग जो राकेश सर के द्वारा हम लोग को मिला है, रामबाण है अपने टीम को डेवलपमेंट करने के लिए। अभी तो पार्टी शुरू हुए है, अभी तो टेक्निकल के बोर्ड रूम में इंटर किया हूं। मुझे लगता है कि ये साल 2024 मेरे जीवन का स्वर्णिम साल ये रहेगा कि बड़ी बड़ी कामयाबी इस बिजनेस के माध्यम से मुझे मिलेगा। और मेरे टीम जो है दोस्तों, इस टीम में भी मेरे डाउनलाइन में अगले 9 महीने में मैं जब रॉयल्टी अचीवर बना था, मेरे अगले डाउनलाइन जो हैं संतोष शर्मा जी भी रॉयल्टी अचीवर अगले 9 महीने में बन गए थे, शैलेंद्र सिंह भी रॉयल्टी अचीवर बन गए थे। इस तरह से टीम का सहयोग मिलता जा रहा है और अपलाइन का भी सहयोग मिलता रहा है। मैं कभी भी कंजूसी नहीं करता हूं अपलाइन का सहयोग लेने का और डाउनलाइन को सहयोग करने का। इसी मंत्र के साथ दोस्तों मैं अपने बिजनेस को बड़ा करते चला जा रहा हूं। पता नहीं ये कारवां कहाँ रुकेगा। आप मत रुकना। लोग रुक जाते हैं थोड़ी थोड़ी बात पे कि कभी प्रोडक्ट ठीक नहीं है तो सीनियर ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, कंपनी ठीक नहीं है। इस विचारधारा से बाहर निकलिए, सब कुछ अच्छा सोचिए। निगेटिव सोचना नहीं है, निगेटिव लोगों के बीच में रहना नहीं। मैं कभी निगेटिव लोगों के बीच में बैठता नहीं। अगर कोई बात भी होती है दोस्तों, मैं निगेटिव लोग अगर बात शुरू करते हैं मैं यहां से हट जाता हूँ। क्या डिस्कशन करना है? ये बिजनेस मेरा है। जब आप ही कोई बिजनेस का प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगेगा, सीनियर अच्छे नहीं लेंगे, कंपनी अच्छे नहीं लेंगे, खाक आप अच्छा कर पाइएगा? ये मेरा मानना है दोस्तों। इसी मंतव्य, चूंकि समय सीमित है, मैं कोशिश करूंगा पोर्टल पर बैठे अपने गुरु राकेश सर को आश्वस्त करता हूं कि सर ये मिरेकल मॉर्निंग मेरे जीवन में भी मिरेकल करेगा और हो सकता है इसी साल बढ़िया आपको रिपोर्ट दूंगा। और एक नया मिशन हमको जो मिली है प्रमोद गुलाटी सर के माध्यम से कि अगर बड़ा करना है, आउट ऑफ स्टेशन को बड़ा कीजिए। और इसी मिशन पे मैं दोस्तों हर महीने 1 तारीख को मैं घर छोड़ देता हूँ। 15 से 20 दिन घर से बाहर रहता हूँ। अभी के डेट में मेहनत कर रहा हूँ। आज भी हूं तो घर से बाहर हूं, पटना में हूं, कल मधुबनी में रहूंगा, परसों सुपौल में रहूंगा। इस तरह से दिन जो है प्रतिदिन नए नए शहर में गुजर रहा है मेरा। और कोशिश ये है इसी साल राकेश शर्मा सर को एक बड़ी पिन दे करके गुरु के चरणों में समर्पित करूंगा। थैंक यू। जय आरसीएम। पारस मौर्य सर कि आपने समय दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही स्टोरी आपकी शानदार रही। दूसरा सबसे जानदार शानदार आपका मैसेज रहा कि हम लोग जिस बिजनेस में है, दुनिया का सारा काम बंद हो सकता है लेकिन कपड़ा पहनना, नहाना, नमक खाना, चाय पीना, ब्रश करना, ये कभी नहीं बंद हो सकता है। बहुत ही शानदार मैसेज था सर आपका। दूसरा मैसेज आपने दिया कि आरसीएम में कामयाब होना है तो प्रोडक्ट की डीपली नॉलेज लेना पड़ेगा हमें। दूसरा, प्रोडक्ट लेके चलना पड़ेगा। तीसरा, प्रोडक्ट अपने घर में स्टॉक रखना पड़ेगा। ये तीनों काम ज्यादातर लोग नहीं करते हैं, ना तो प्रोडक्ट लेके चलते हैं, ना तो स्टॉक अपने पास रखते हैं। इसीलिए बार बार ये होता है कि 1 तारीख को डायमंड क्लब करिए, जिस ताकि आपको प्लान दिखाने का, प्रोडक्ट रखने का, प्रोडक्ट लेके चलने का मौका मिले। बहुत ही शानदार सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी रही आपकी स्टोरी। थैंक यू सर। फ्यूचर थैंक में यू फिर सर। कभी मुलाकात होगी, फिर से सुना जाएगा आपकी स्टोरी जो बच गई है। इसी बीच में सर, इस मिरेकल मॉर्निंग में आज सैटरडे है तो हमारे कोई ना कोई ब्रांड पार्टनर रहते हैं, तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि तुलसी पेंट से हमारे बीच में नीरज शर्मा जी हैं। और तुलसी पेंट को हम लोग हल्के में ले रहे थे, लेकिन एक दिन ट्रेनिंग अटेंड किया तो पता चला कि ऐसा जानदार प्रोडक्ट है कि उसके माध्यम से हम 1 साल 2 साल भी काम करके हम कोर जैसी पिन पे जा सकते हैं, कोर में शामिल हो सकते हैं। तो हमारे बीच में नीरज शर्मा जी हैं। हम सभी साथियों के जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं सर। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन नीरज शर्मा जी। थैंक यू सो मच सर। साथियों नमस्कार, जय आरसीएम, जय तुलसी पेंट। जैसे कि समय की पाबंदी है तो हम जल्दी से शुरुआत करते हैं एक छोटे सेशन की। तो आज का हमारा सेशन होगा ऐप के ऊपर। तो मैं आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग नोटबुक और पेन लेके बैठिए, क्योंकि मैं ऐप का डिटेल नॉलेज देने वाला हूँ कि हम उस ऐप से कैसे बिजनेस कर सकते हैं, हम बेसिक से बेसिक नॉलेज कैसे ले सकते हैं। और तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऐप के ऊपर। सर एक बार कंफर्म कर दीजिए, स्क्रीन दिख रही है? यस सर, आ गई, स्क्रीन आ गई। यस। तो साथियों हमें सबसे पहले प्ले स्टोर में जाके हमारा आरसीएम तुलसी पेंट्स का ये ऐप सर्च करना है।
फिर इसे डाउनलोड करके ओपन करना है। और ओपन करने के बाद हमें वहाँ पे हमारा जो हमारा मोबाइल नंबर है उससे रजिस्टर करना है, नाम वगैरह सब डाल के। तो ओपन होने के बाद कुछ ऐसा हमारा आरसीएम तुलसी पेंट ऐप है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे ड्रीम्स कलर का एक सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा होगा, ड्रीम्स कलर्स। हमें उसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे अलग अलग शेड्स दिख रहे होंगे। तो साथियों, ये हमारे जो शेड्स है, हम हमारे सपनों के घर को कलर कर सकते हैं, वो कलर्स है। और आप सभी को ये नाम दिख रहे होंगे, उसके राइट साइड में एक कलर का कोड दिख रहा होगा, जैसे कि ये फर्स्ट कोड है हमारा 7952। तो साथियों, ये जो कलर है हमारे स्क्रीन पे ये प्रॉपर 100% नहीं होते। मैं बताता हूँ क्यों। कारण है कि साथियों, हम सभी के मोबाइल अलग अलग ब्रांड्स के हैं। तो अलग अलग ब्रांड्स के होने की वजह से उनकी जो स्क्रीन की क्वालिटी होती है या उसकी व्यू जो होता है, सबका अलग अलग होता है। इस कारण से वो अलग अलग दिखते हैं। ये सैंपल के तौर पे लगाए गए हैं। तो हमें ये कलर का चुनाव जब भी करना है, तो हमें ये हमारे शेड कार्ड जो होता है उससे करना है। तो फेंडेक बोल के आता है, उसमें काफी अलग अलग शेड्स होते हैं। लाखों हजारों शेड्स होते हैं। तो हमें उसका चुनाव करना है शेड कार्ड से ही। और ये नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट ब्राउचर साथियों। ये जो प्रोडक्ट ब्राउचर है, सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। आपको जो भी कंफर्टेबल लगती है, हमें वो लैंग्वेज चूज करना है। और साथियों, ये ब्राउचर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे कि यहाँ पे मैंने इंग्लिश सिलेक्ट किया था। तो सबसे पहले आपको आरसीएम तुलसी पेंट का पूरा यहाँ पे एक इमेज दिखेगा। फिर नीचे आपको तुलसी पेंट की पूरी जानकारी दी जाएगी, मतलब वो पेंट कब स्टार्ट हुई थी, कब उनकी ओपनिंग हुई थी, फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कब स्टार्ट हुआ, फिर आगे आगे ये कैसे बढ़ी, ये चीज के बारे में दिया गया था। तो मैं आप सभी को थोड़ा सा बता देता हूँ कि 1997 में तुलसी पेंट की शुरुआत हुई थी। फिर 2000 में कंपनी ने एक्सपांड किया था। फिर हमारा जो ये थर्ड आउटलेट है इन अलीराजपुर में, ये 2016 में स्टार्ट हुआ था। फिर वो 2019 में सबसे शानदार साल था कि आरसीएम तुलसी पेंट साथ में मिलकर काम करने स्टार्ट करी थी। तो उसी के कारण 2022 में हमने अभी राजस्थान भीलवाड़ा में हमारी और एक आउटलेट चालू करी थी। फिर जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, यहाँ पे आपको प्राइमर के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। आप सभी को यहाँ पे पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, उसे टिंट कैसे करना है, उसका कवरेज कितना है, उसकी कैन साइज कैसे किस में अवेलेबल है। तो सबसे पहले पोलार, मीन, प्रेस, ये तीन तरीके के प्राइमर है। फिर हमारी पॉलीमर पुट्टी के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पे पेंट्स के बारे में बताया गया है कि पेंट्स आते हैं तीन फॉर्म में। सबसे पहला आता है इंटीरियर, आता है फिर एक्सटीरियर, आता है फिर इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर के फॉर्म में आता है। तो ये ग्रेस और ये गुड वाइब्स जो प्रोडक्ट है, ये इंटीरियर प्राइमर है, सॉरी पेंट है। सेकंड हमारा वीगोर एक्सटीरियर इमल्शन है। वीगोर और औरिया ये जो है हमारे बाहर, घर के बाहर लगाए जाने वाले प्रोडक्ट्स है। और ये एलेंजा और हमारा सबसे मेन प्रोडक्ट हम जिसे बोलते हैं राजा प्रोडक्ट है हमारे तुलसी पेंट्स का, वो है ऑल राइट, जो कि घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह लगाया जा सकता है। फिर यहाँ पे इटर्निटी जो हमारा डैम प्रोटेक्ट है। एमटीएल शाइन जो कि गोल्डन, सिल्वर, ब्रॉन्ज कलर के फॉर्म में आता है। और कुछ नीचे अवार्ड्स वगैरह दिए गए हैं। कंपनी का हेल्पलाइन नंबर भी नीचे दिया गया है। तो ये हमारा ब्राउचर है साथियों। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे प्राइस लिस्ट। साथियों, प्राइस लिस्ट का मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जब भी आप आपके पास अगर डीपी वाली प्राइस लिस्ट है, तो वो हमें किसी के सामने ओपन नहीं करनी है। ये जो एमआरपी वाली प्राइस लिस्ट होती है, ये हम आप सभी के लिए देते हैं कि आप बिजनेस अच्छे से कर पाओ। जब आप पेड प्रोडक्ट या कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं, तो हम उन्हें डीपी नहीं बता सकते। अगर आप डीपी पे काम करोगे तो उसे बिजनेस नहीं कहा जाएगा, वो हम समाज सेवा हो जाएगी हमारी, है ना। हम समाज सेवा कर रहे हैं, अगर हम डीपी पे दे रहे हैं तो सही बिजनेस करना है तो हमें एमआरपी से या फिर सेलिंग प्राइस से करना चाहिए। तो यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट की प्राइस लिस्ट दी गई है। नेक्स्ट है हमारा कलर कैलकुलेटर कॉस्ट, ये निकालने का होता है। जैसे कि हम कोई भी यहाँ पे है ना प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट करना है।
और हमें कोई शेड चूज करना है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हमने शेड ले लिया 7949। जैसे कि मेरे को शेड चाहिए 7949, तो हमें यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे डालना है 7949, फिर इसे सर्च करना है। तो देखिए साथियों यहाँ पे एक कलर आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमें एपीएल कलर कॉस्मोस पे क्लिक करके जो भी मतलब ये बकेट में अवेलेबल है कलर, जैसे कि ऑलराइट, ऑरिया और एलेंजा में अब ये अवेलेबल है, मतलब इसमें हम टिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अगर ऑलराइट में चाहिए तो ऑलराइट पे क्लिक करना है। देखिए साथियों यहाँ पे आपको है ना, यहाँ पे कलर्स दिख रहे होंगे अलग अलग, ये होता है कलरेंट, जो शेड बनाने के लिए काम आता है। और यहाँ पे नीचे आपको कलर का नेम दिख रहा है, कोड दिख रहा है, फिर बेसिस ऑफ पेंट्स दिख रहा है। ये बेसिस के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको आगे चल के। फिर नीचे है हमारा सिलेक्ट कैन साइज। साथियों जैसे जैसे आप कैन साइज बड़ा करोगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये येलो एस टी येलो जो है, उसमें सब में है ना कुछ बदलाव होगा। जैसे कि है ना, यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 लीटर लिया था कैन साइज, तो यहाँ पे है ना क्वांटिटी देख सकते हैं आप ऊपर की 0.110 है। अब जैसे ही मैं इसको 10 लीटर करूंगा वो 1 में हो जाएगा, 20 लीटर करूंगा तो वो 2 में हो जाएगा, फिर नीचे नीचे ऐसा बढ़ते जाएगा। तो ये है हमारा जो कि है फॉर्मूला, शेड को बनाने का ये फॉर्मूला होता है, जो कि हम अलग अलग कलर एंड से अगर मिक्स करते हैं तो वो हमारा शेड बन जाता है। ऐसे ही हम दूसरे दूसरे शेड का भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है साथ, हम स्टोर लोकेटर में जाके हमें, अगर समझ लीजिए आप महाराष्ट्र में काम कर रहे हो, आपको समझ लीजिए राजस्थान में कोई जगह का आपके मतलब कोई साथी राजस्थान में है, तो उनको शॉप का एड्रेस देना है। तो मैं यहाँ पे राजस्थान सिलेक्ट करके, जैसे कि सिटी हो गया जयपुर, जयपुर में कहाँ दुकान है वो हमें सर्च करके देख सकते हैं। तो जैसे ही आप सर्च करोगे जितने भी शॉप्स है, जैसे कि यहाँ पे 2 शॉप्स है, तो आपको ओनर का नाम प्लस एड्रेस, कॉलिंग, व्हाट्सअप लोकेशन, सब चीजों का यहाँ पे आपको दिया गया है इन्फॉर्मेशन। तो आप यहाँ से जाके आप सभी अपने साथियों को भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोर इन्फॉर्मेशन। साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि आप सबसे पहले देख रहे हैं वारंटी सर्टिफिकेट। तो साथियों ये हम आपको पेंट के जो भी जितने भी पेंट है जिसके सभी के वारंटी सर्टिफिकेट्स है, आप इसे ओपन करके यहाँ से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है साथियों बेसिस। तो साथियों हमें ये बेसिस कौन से फॉर्म में दिया गया है, ये चीज के बारे में है। जैसे कि है ना, मैं आपको कोई भी प्रोडक्ट का लेके अगर बताता हूँ कि बेस 1 है, बेस 11 है, बेस 17 है, बेस 20 है। तो साथियों हम जैसे जैसे 1 to लेके 20 तक जो अलग अलग बेसेस है, जैसे कि 1 बेस होता है या फिर 10 होता है। 1 जो कि बहुत ही लाइट शेड में आता है, 11 जो है 10 11 जो आता है थोड़े हल्के डार्क में, और जैसे कि 17 और 20 होता है वो एकदम डार्क शेड्स में आता है। तो ये शेड्स है। फिर नेक्स्ट है प्राइमर सिलेक्शन चार्ट्स। ये है, हम अगर कोई प्रोडक्ट है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर हम कभी प्रोडक्ट दे रहे हैं तो सबसे पहले हम पेंट चूज करते हैं। साथियों मेरे को एक चीज बताइए, अगर आप कोई है ना कपड़े की शॉप में जाते हो या मॉल में जाते हो, आपको सूट खरीदना है, तो सबसे पहले क्या आप शर्ट खरीदते हो? नहीं, हम सबसे पहले ब्लेजर खरीदते हैं। ब्लेजर के अकॉर्डिंग हम शर्ट खरीदते हैं। क्यों साथियों? क्योंकि ब्लेजर हमें सबसे पहले पहनना होता है, उसका दिखा, उसका जो डिजाइन वगैरह होता है वो सबसे पहले दिख के आता है। तो हम पहले ब्लेजर खरीदते हैं। उसी तरीके से हमें पेंट इंडस्ट्री में सबसे पहले हमें पेंट चॉइस करना है कि हमें पेंट कौन सा लगाना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें प्राइमर चुनना है। और फिर प्रोडक्ट रेंज वगैरह सब दी गई है, लैब रिपोर्ट सी का इंफॉर्मेशन दिया गया है। नेक्स्ट है साथियों वीडियो सेक्शन। ये वीडियो सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट इस चीज ये है कि आपको हर एक पेंट के बारे में, पेंट के इंडस्ट्री के बारे में डीप नॉलेज दिया गया है, कई सारी ट्रेनिंग्स दी गई है। तो साथियों इस वीडियो सेशन में सबसे पहले आपको एक इवेंट्स का ऑप्शन है,
तो इस इवेंट में हमारे आदरणीय टीसी सर का पूरा इंफॉर्मेशन, तुलसी पेंट का बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में सभी पूरा वीडियो है, पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन है। तो आप, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐप में अगर पूरा इंफॉर्मेशन देखना हो जाए तो ये इस वीडियो सेशन को 4 से 5 बार देखिए, पूरे वीडियोस। फिर यहाँ पे है यूईएस सीजन का पूरा ट्रेनिंग किया गया है। फिर नीचे नीट, केरला ट्रेनिंग, ये जो इंग्लिश और मलयालम में है, जो भी साथी इंग्लिश या मलयालम वाले हैं, उनको अगर कंफर्टेबल है तो आप ये जरूर देखिए। नेक्स्ट है हमारा अप्लाइंग पेंट्स, मतलब पेंट्स को कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में पूरा नॉलेज दिया गया है। साथियों, अगर आप पेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, हमें अप्लाई कैसे करना है, उसका एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा होता है, ये इंफॉर्मेशन लेना बहुत ही जरूरी है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर नेक्स्ट है साथियों तुलसी पेंट्स प्रोडक्ट का। अगर समझ लीजिए आपको ब्राउचर से भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो आप इस वीडियो के सेशन में आके तुलसी पेंट्स प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज ले सकते हैं। आपको यहाँ पे हार्डली 3 से 4 मिनट के अंदर ही आपको एक पेंट का पूरा नॉलेज दिया गया है कि हमें ये कैसा पेंट है, ये कैसा लगाना चाहिए, हर एक चीज के बारे में। और साथियों आपको यहाँ नीचे विविड पुट्टी का जो है ऑप्शन वो दिया गया है। तो हमने जैसे कि विविड पुट्टी आरसीएम के थ्रू नहीं मिलती है। हमने टीसी सर से, हमारे आदरणीय सुमित सर और टीसी सर ने बातचीत करके ये एक सॉल्यूशन निकाला था कि हम ये जो है विविड पुट्टी डायरेक्टली देंगे, इसमें कोई पीवी वगैरह का जो है नहीं होगा। क्योंकि पीवी का क्यों सीन नहीं है, क्यों हम इस आरसीएम बिजनेस में नहीं ला सकते। साथियों देखिए, मार्केट में जो हमारी सीमेंट पुट्टी मिलती है वो 600 से 700 के रेट के बीच में मिलती है। अगर हम ये आरसीएम बिजनेस में लाते हैं तो इस विविड पुट्टी का जो प्राइस हो जाएगा 950 से 1000 रुपीज। तो वो एक चीज माइनस हो जाती है कि हम इस चीज को मार्केट में नहीं सेल कर पाएंगे। तो इस कारण से हम इस आरसीएम बिजनेस में नहीं लाए। फिर नेक्स्ट है साथियों अवर प्रोजेक्ट। जैसे कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, अगर आप उसकी फोटोज कहीं अपलोड करना चाहते हो तो आप इस ऐप में अपलोड कर सकते हैं। या फिर आप कहीं बिजनेस करने जा रहे हो या फिर कॉन्ट्रैक्टर को मिलने जा रहे हो तो आप इस ऐप के थ्रू आप उन्हें कई सारे डिजाइन, मतलब आपने मतलब कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट लिए थे साथियों ने, उन्होंने अपलोड करी, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि भाई ये हमारा पेंट है, ये साइट पे ये हुआ गया है। और नेक्स्ट है साथियों फीडबैक ऑप्शन। ये फीडबैक ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पे आप सभी को 3 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, कि आपको है ना ये फीडबैक ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि आपको अगर कोई भी पेंट रिलेटेड कंप्लेन आती है या फिर कहीं प्रॉब्लम आती है या फिर आपको कुछ चाहिए, तो आप यहाँ से अपलोड अपनी कंप्लेन अपलोड करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको प्लस का साइन दिया गया है, हमें उस पर क्लिक करना है। फिर आपको जो भी प्रोडक्ट में आपको प्रॉब्लम आई है वो सिलेक्ट करना है, न्यू पेंटिंग है या ओल्ड पेंटिंग है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमें सबसे पहले बैच नंबर डालना है। जैसे कि अगर भिलवाड़ा का बैच है तो वो डालना है, नांदेड़ का है तो आपको नांदेड़ का बैच डालना है। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है कि आपको किस प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम आया था, कि भाई क्रैक बन रहे हैं, पेंट निकल रहा है, पेंट अच्छे से नहीं लग पा रहा है, या फिर हमें इसे कैसे लगाना है, गलत लग गया है। तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके ऐड इमेज करके ऑप्शन है, उस पे इमेज ऐड करके सबमिट करना है। तो फिर कंपनी के फीडबैक में से आपको एक कॉल आया जाएगा या 24 घंटे के अंदर। फिर आपसे डिस्कस किया जाएगा, फिर आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। फिर अपडेट प्रोफाइल है, यहाँ से पूरा अपडेट वाला है ऑप्शन। और नीचे आप सभी को इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये कॉलिंग, ये तुलसी पेंट का सब है। तो आप ये सभी ऐप, मैं आप सभी साथियों से चाहूंगा कि इस ऐप को एक बार आप डाउनलोड करिए, इससे गो थ्रू हुई कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। मैं 99% बोल पाऊंगा, और 99% मैं बोल पाऊंगा कि आपको बेसिक नॉलेज यहीं से मिल जाएगा। और 1% जो है आपको फील्ड में उतर कर ही मिलेगा। जब तक आप इस इंडस्ट्री में हो, अगर आप फील्ड में नहीं उतर रहे हो, तब तक आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी।
जब तक आप फील्ड में नहीं जाओगे तब तक आपको प्रोग्रेस नहीं मिलेगा साथियों। तो आज का इस सेशन को मैं मेरे सेशन को यहीं विराम दूंगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग ने मुझे सुने। और मैं सभी से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस ऐप को डाउनलोड करिए और बेसिक से बेसिक नॉलेज लीजिए। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही शानदार सेशन रहा सर आपका, क्योंकि बेसिक चीजों की जानकारी बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं थी कि हाँ ऐप में हम सारी चीजें ले सकते हैं। अपलाइन से इधर उधर बात करते थे, पूछते थे। तो बहुत ही मेन मुद्दे को आपने आज छुआ सर, काफी लोगों को इससे जानकारी मिली होगी। और आज का सेशन ही आपका बहुत ही लाजवाब रहा। थैंक यू सर। और इसी थैंक यू सो सेशन मच सर। मेडिकल मॉर्निंग का सर लाभ अगर हमें उठाना है, अभी देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जिनका वीडियो ऑन नहीं है, तो इस मेडिकल मॉर्निंग का लाभ केवल वही साथी उठा सकते हैं जो डायरी और पेन लेके बैठेंगे और साथ में वीडियो ऑन करके बैठेंगे। अगर ये दोनों नहीं बैठ रहे हैं तो फिर यहाँ पे फिर खाली अपलाइन को गिनती गिना रहे हैं कि सर हमारी टीम के इतने लोग थे, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। और जिसके टीम के भी लोग वीडियो ऑन करके बैठेंगे और साथ में डायरी पेन लेके बैठेंगे तो उनके जिंदगी में मिरेकल वास्तव में करेगा। बहुत ही शानदार नीरज सर। इसी कड़ी में सर आज हमें चाचा जी को सुनने का मौका मिलेगा। चाचा जी तो राकेश शर्मा सर जी के हैं, लेकिन अभी पूरे हिंदुस्तान के चाचा जी बन गए हैं। तो हमारे बीच में शिव कुमार चाचा जी हैं। तो हम सभी साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि सीनियर है, चाचा जी भी है, तो सभी लोग एक जबरदस्त तालियों के साथ इनवाइट करेंगे शिव कुमार शर्मा जी चाचा जी। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर। थैंक यू पारस जी। थैंक यू सर, वेलकम सर। एंड वेलकम ऑल लीडर्स, सभी का स्वागत है। बहुत अच्छा चल रहा था और आज आप लोगों को सबसे पहले तो बधाई देना चाहेंगे कि कल सभी का अकाउंट स्टेटमेंट बन गया है और बड़ा अच्छा अकाउंट स्टेटमेंट बना है, चाहे वो वाइटल पे है, चाहे स्टार है, चाहे रॉयल्टी है, चाहे टेक्निकल है। तो सभी का अकाउंट स्टेटमेंट बहुत अच्छा बना है। तो यहाँ से हम विश्वास कर सकते हैं, ये तो 1% का ही आया है, 1% हमारे खाते में पहले आ चुका था। तो जो टेक्निकल अचीवर्स हैं उन सबके खाते में लाखों रुपए आया है, तो सबको बहुत बहुत बधाई। तो जब उनको आ सकता है तो आप सब लोगों को भी आ सकता है, तो बिलीव ऑन इट और ढेर सारी शुभकामनाएं। ये आया क्यों है? ये जो पैसा आया है, इतना सारा पैसा आया है, कल बहुत सारे लोग टेक्निकल बोर्ड में डाल रहे थे भाई उसका इतना स्टेटमेंट बना है, उतना इतना बना है, किसी का 2.5 लाख, किसी का 3 लाख, किसी का कुछ। ये आया किसकी वजह से है, एक बार हम उसकी तरफ ध्यान आपका आकर्षित करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम शिव कुमार शर्मा है, मैं जींद हरियाणा से हूँ। इस बिजनेस से पहले एयरफोर्स में थे, 20 साल जॉब किए। ये मौका हाथ लगा, शुरू में नहीं पहचाने थे, लेकिन जिस दिन पहचाने उस दिन सर्विस छोड़ के और फुल टाइम आरसीएम बिजनेस में। आज नाम कम लोग जानते हैं, लेकिन चाचा जी के नाम से ज्यादा जानते हैं, तो इसलिए मुझे ये हर बार क्लियर करना पड़ता है कि चाचा जी तो मैं राकेश जी का था, लेकिन राकेश जी आप सबकी अपलाइन है, तो नेचुरली आपने भी उसको मेरे को उसी रूप में स्वीकार कर लिया। तो उसके लिए ये मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ। और मेरे लिए ये किसी मान सम्मान से कम नहीं है, ये गैलेंट्री अवार्ड से कम नहीं है। तो बच्चों, आज जो बात चल रही थी वो एक ही चल रही थी कि जो ये पैसा आया है, सभी के पास बड़ा हैंडसम अमाउंट आया है, वो किसकी वजह से आया है? मौर्य जी बताएंगे कि ये किसकी वजह से आया है? जी सर वो नहीं किसकी? बता सर, नहीं बता सर। चलिए थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ये उसमें आपका भी रोल है, कंपनी का भी रोल है, सिस्टम का रोल है, लेकिन एक बहुत बड़ा रोल है अपलाइन का। रोल ऑफ अपलाइन यदि हम ये समझ जाते हैं तो हर किसी के पास जो आज लाखों रुपए आया है और जो आज आरसीएम बिजनेस में शुरू हुआ है, अगले साल उसके पास भी लाखों रुपए आ सकता है, बशर्ते हम इस भावना को, इस मैसेज को अच्छे से समझ लेते हैं कि इस डायरेक्ट सेलिंग में, स्पेशली आरसीएम बिजनेस में अपलाइन का रोल क्या है। अपलाइन एक माता पिता की तरह है। जिस तरीके से बचपन में हमें माता पिता संस्कार देते हैं, सारी चीजें देते हैं, ठीक उसी तरीके से अपलाइन भी अपने को यहाँ कदम कदम पर चलना सिखाता है। अपलाइन के माता पिता के रोल कुछ अलग होते हैं, वो आपको बचपन में सुसु पोटी और वगैरह वगैरह करते हैं, लेकिन यहाँ पे अपलाइन आपको अपने अंदर जिस तरीके के अंधकार है उसको दूर करता है। हाँ, थोड़ा सा फर्क इतना जरूर है
कि यदि कोई गलती करते हैं, कुछ भी करते हैं, माता पिता को तो डांटने का, पिटाई करने का भी अधिकार है, लेकिन आरसीएम बिजनेस में अपलाइन को ये अधिकार नहीं है। वो फिर भी आपको प्यार से हर तरीके से मोल्ड करता है, हर तरीके से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ अनाड़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिस तरीके से माँ बाप की नहीं मानते, तो हो सकता है यहाँ पे भी कुछ ऐसे हों, तो वो हमारा हिस्सा नहीं है। हाँ, इतना जरूर कहूंगा, यदि माँ बाप को अधिकार है डांटने का, आप यहाँ पे यदि वो अधिकार अपलाइन को दे देते हैं डांटने का, तो सर मिराकल हो सकता है। जो ये मिराकल मॉर्निंग है, इसमें एक मिराकल का नाम और जुड़ सकता है, क्योंकि आपकी अपलाइन आपका बुरा कभी चाह ही नहीं सकती, माता पिता कभी बुरा चाह ही नहीं सकते। ये बिजनेस अपलाइन ओरिएंटेड है कहीं ना कहीं। अपलाइन हमेशा आपको निस्वार्थ आपको अपलिफ्ट करने की कोशिश करेगा। बड़े सिंपल सी कैलकुलेशन है, अपलाइन का बिजनेस कैसे चलेगा? जब आपका बिजनेस चलेगा। आपके घर में यदि मोटरसाइकिल आएगी तो अपलाइन के पास कार आने की संभावना बनेगी। यदि आपके घर में कार आएगी तो स्वाभाविक अपलाइन के पास बड़ी कार आएगी। आपके पास यदि पैसा आएगा तो उसके पास और ज्यादा पैसा आएगा। जी हाँ, ये एक दूसरे वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जो होनी चाहिए। देखिए, आपकी अपलाइन हो सकता है उम्र में छोटी हो, रिश्ते में छोटी हो, एजुकेशन में कम हो, जिंदगी के किसी भी पैमाने पे, पद में, अनुभव में, किसी भी पैमाने पे कम हो, लेकिन आपकी अपलाइन इस फील्ड में, अपलाइन जो है उसका अनुभव ज्यादा है। गिव प्रॉपर रिस्पेक्ट टू योर अपलाइन। अब वो प्रॉपर रिस्पेक्ट जब तक आप नहीं देंगे, तब तक आप इस चीज के भाव को अपने अंदर लाने नहीं देने देंगे, और आरसीएम बिजनेस आपके अंदर उस खूबसूरती से आएगा नहीं। मैं औरों का नहीं, चलिए मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ। मेरी अपलाइन राकेश जी है, वो रिश्ते में मेरे भतीजे हैं, उम्र में मेरे से छोटे हैं, उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया। सारी चीजों में आप सब लोगों को मालूम है, अनेकों बार मैं स्टेज से बोल चुका हूँ ये बात। लेकिन जब हम घर में होते हैं तो वो मैं उनका चाचा होता हूँ, और जब बिजनेस में होते हैं तो वो मेरी अपलाइन होते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन अपने को बना के चलना पड़ेगा कि अपलाइन का रिश्ता हमारे साथ क्या है। यदि हम अपनी अपलाइन को टोटली सरेंडर कर देते हैं, टोटली सरेंडर मीन्स जो वो बोले हैं उनकी बातों को सरेंडर कर देते हैं, तो डेफिनेटली हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। हो सकता है आपके विचारों में और अपलाइन के विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। सारा का सारा सिस्टम किस चीज का है? एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन का है। काम करते हुए मतभेद हो सकते हैं, आपकी इसकी राय कुछ और हो सकती है, अपलाइन की राय कुछ और हो सकती है, लेकिन अपलाइन के पास एक अनुभव होता है, उसके अनुभव का अपने को बेनिफिट लेना चाहिए। अपलाइन कौन सी अपलाइन जो एक्टिव है, इफेक्टिव है, ग्रोइंग है, उसका हमें अनुभव लेना चाहिए। अब ये कैसे ढूंढने की कौन एक्टिव है, इफेक्टिव है, ग्रोइंग है? ये हमारी कॉमन सेंस की बात है। जो अपडेटेड है, जो सिस्टम को फॉलो कर रहा है, जो ग्रोथ में है, जो स्पोर्टिव नेचर है, वो हमारी एक्टिव एंड इफेक्टिव अपलाइन है। और ऐसी अपलाइन यदि हमें ये बोले, हालांकि ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन फिर भी यदि बोले कि जा छत से जाके कूद जा, आप यकीन मानिए बेझिझक कूद जाना। उसने आपके लिए, जैसे सर्कस में एक सेफ्टी नेट रहता है उन कलाकारों के लिए, ठीक उसी तरीके से ने आपकी उस एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन ने आपके लिए एक सेफ्टी नेट लगाया होगा। चाहे वो अपनी बाहें क्यों ना फैला के आपको गोद में बैठाए, यानी आपको कभी गिरने नहीं देगा। मेन चीज क्या है सर? अपलाइन। लेकिन कई बार हम थोड़ा सा इस चीज को अन्यथा ले लेते हैं। अपलाइन एक पेड़ की तरह है। पेड़ का तना होता है, जड़ होते हैं, टहनियां होती हैं, और उसके ऊपर, जैसे मान लेते हैं एक आम का पेड़ है, उस पे आम लगे हुए हैं,
हो सकता है वातावरण की वजह से, नेचुरल क्लाइमेटीज की वजह से, आंधी तूफान बारिश की वजह से उस पेड़ के आम गिर जाएं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी टीम में भी इसी तरीके से होता है। मैं एक इसके माध्यम से आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि हो सकता है ऐसा हो, तूफान बारिश की वजह से कुछ आम के फल गिर जाएं, टूट जाएं, कुछ टहनी भी गिर जाएं, लेकिन यदि वो पेड़ खड़ा है, यदि वो तना खड़ा है, यदि वो जड़ है, तो उसके ऊपर दोबारा भी फूल भी आएंगे, फल भी आएंगे, छाया भी आएगी, सब कुछ होगा। और यदि एक अपलाइन खिसक गई, यानी वो जड़ खिसक गई, वो पेड़ गिर गया, तो मेरा ख्याल उन फलों का भी कुछ नहीं होगा। मेरा कहने का भावार्थ क्या है, हो सकता है कभी कभार चैलेंज की वजह से आपकी टीम के 10 साथी छोड़ के चले जाएं, 20, 50, 100 साथी छोड़ के चले जाएं, एक ही दिन में छोड़ के चले जाएं, तो गम मत मनाना। यदि आपकी अपलाइन खड़ी है, वो तना और वो जड़ खड़ी हैं, तो दोबारा हो जाएंगे। लेकिन यदि अपलाइन खिसक गई, यानी अपलाइन की नजरों से आप खिसक गए, तो ऑटोमेटिकली हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, डाउनलाइन से बहुत कॉल करते हैं, लेकिन अपलाइन से कभी कनेक्टेड नहीं रहते। स्टे कनेक्टेड विद योर अपलाइन। हम अक्सर एक ही भाषा बोलते हैं कि डाउनलाइन हमारी लाइफ लाइन है। हर कोई डाउनलाइन को कॉल करता है। आज यदि लाखों रुपए का किसी का कमीशन आया है, मैं मानता हूं उसमें डाउनलाइन का रोल है, मानता हूं डाउनलाइन का रोल है। डाउनलाइन क्या देगी आपको? वॉल्यूम दे देगी, ज्वाइनिंग दे देगी, पिन दे देगी और दाम यानी इनकम दे देगी। लेकिन अपलाइन आपको क्या देगी? कमिटमेंट देगी, विजन देगी, ड्रीम देगी और वो ज्ञान देगी। यदि हमारे पास ज्ञान होगा तो लाखों रुपए आएगा, यदि ज्ञान नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं आएगा। जिनके पास लाखों रुपए आया है वो अपने अपलाइन से कनेक्टेड रहे हैं। यदि आप मूल्यांकन करके देख लेना बच्चों अपना, यदि आप अपलाइन के साथ कनेक्टेड थे तो आपकी पिन भी चेंज हुई है, इनकम की भी बढ़ी है। और मार्च महीने में जिसने यदि अपलाइन के साथ कनेक्टेड नहीं रहे हैं, चाहे वो काउंसलिंग के माध्यम से, चाहे फोन के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से, तो उसका एज इट इज ही रहा होगा। यानी सारांश में यदि कहें, लाखों रुपए कमाने हैं, अचीवमेंट लेना है, इनकम लेना है, तो सरेंडर टू योर अपलाइन, अपनी अपलाइन के साथ बने रहिए। क्यों? क्योंकि अपलाइन, जैसे गाड़ी चलाते हैं अंधेरे में, रात को गाड़ी चलाते हैं, तो क्या होता है, उस टाइम पे अपने को हेडलाइट की जरूरत होती है। कोई भी ड्राइवर अंधेरे में गाड़ी नहीं चला सकता है, उसको हेडलाइट की जरूरत होती है। यानी अपलाइन आपकी हेडलाइट है। अपलाइन यदि बनी रहेगी, ये क्या आ गया सर, मेरा स्क्रीन आ रहा है क्या? पता नहीं कि कुछ छेड़खानी करे। अपलाइन यानी बनी रहेगी, वो हेडलाइट का काम करेगी, वो आपका रास्ता दिखाएगी। ड्राइवर आपको बनना है, रास्ता उसने दिखाना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आदमी ये सोचता है कि ऐसी अपलाइन कहाँ से ढूंढे, कहाँ से लाएं, इतनी खूबियों वाली अपलाइन कहाँ से लाएं। उसका एक ही सॉल्यूशन है बच्चों। कहते हैं यदि आप अर्जुन बन जाएं तो भगवान कृष्ण आपको अपने आप ढूंढ लेंगे। आपका कमिटमेंट हो, आपका विजन हो, आपका ड्रीम हो। जिस तरीके से सैटेलाइट धरती के ऊपर हर एक्टिविटी को देखती है, ठीक उसी तरीके से आपकी अपलाइन भी टॉर्च लेके आपको ढूंढ रही होती है। आप अर्जुन की तरह अपना निशाना तो बनाइए, टारगेट तो लीजिए, भगवान कृष्ण स्वयं आ जाएंगे और उस भगवान कृष्ण की एक खोज खत्म हो जाएगी। डीके सर, मैं एक अन्यथा नहीं लेना, मैं कहीं ना कहीं एक थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूंगा। डीके सर ने खुद का कमिटमेंट लिया था, खुद का एक विश्वास अपलाइन को दिलाया था, वो खुद अर्जुन बनने की कोशिश की थी। तो उसके लिए एक नहीं 3 महादेव आगे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, शैलेंद्र धिंगड़ा, राकेश सर और प्रमोद गुलाटी जी। अरे आप अपना टारगेट तो लीजिए, ऑटोमेटिकली आपको भगवान कृष्ण अपने आप ढूंढ लेंगे। और एक चीज और लास्ट में जरूर कहना चाहूंगा, कई बार हम जब कामयाब हो जाते हैं, सफलता हो जाती है, उस टाइम हमें नशा हो जाता है।
यहाँ बात को थोड़ा सा ध्यान से जरूर समझिएगा। कामयाब हो जाते हैं तो उस टाइम नशा हो जाता है, उस टाइम हम अपलाइन को भूल जाते हैं, ये सोचते हैं कि ये सारा का सारा रोल मेरा ही है, मेरा ही है। जी हाँ, आपका रोल है, लेकिन कहीं ना कहीं अपलाइन का सबसे बड़ा रोल है। एक दृश्य महाभारत का हम सब लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। कौरव 100 थे, पांडव 5 थे। उस युद्ध के अंदर सभी महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र सारे के सारे मारे गए, और लास्ट में बताते हैं कि एक इनविटेशन आया, महाराज धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों को बुलाया राज दरबार के अंदर। बड़ा मतलब अजीब तरीके की घटना थी वो। तो सभी एक्साइटेड थे, उसमें सबसे ज्यादा भीम सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे मिलने के लिए। बुलाया गया तो जैसे ही जाने लगे, अंदर घुसने लगे, महाराज धृतराष्ट्र के अंदर एक क्रोध था, गुस्सा था। उसके 100 के 100 पुत्र मारे गए, और भीम ने जिस तरीके से दुर्योधन को मारा था, बताते हैं वो मेरा ख्याल एक बहुत ही खतरनाक सिनेरियो था। तो जैसे ही जाने लगे, भगवान कृष्ण ने भीम को रोका कि भैया रुको, इतना एक्साइटेड ना हो। वो बोले, वासुदेव क्या बात है, मैं अपने पिताश्री से तो मिलने जा रहा हूं। वो मालूम था, क्योंकि उनकी अपलाइन कृष्ण जी थे, वासुदेव थे। तो जब मिलने के लिए गए, भीम को डायरेक्टली प्रेजेंट ना करके वासुदेव ने एक पुतले को आगे कर दिया, बताते हैं। और उस टाइम धृतराष्ट्र के अंदर इतना गुस्सा था, और वो इतना बाहुबली था, बताते हैं कि 100 हाथियों का बल उसके पास था। जैसे ही उस पत्थर के पुतले को आगे किया, उसने ऐसे आलिंगन करना था, पंजाबी में जिसको कहते हैं ना जफ्फी पाना, वो करना था, और उस पुतले को उसने चूर चूर कर दिया। उसके अंदर गुस्सा इतना था, आप कल्पना करें, यदि उसकी अपलाइन उस टाइम पे भगवान कृष्ण नहीं रोकते तो भीम का क्या हर्ष होता। जब पत्थर के पुतले का चूर चूर कर दिया, तो मेरा ख्याल भीम की भी सारी हड्डी पसलियां टूट चुकी होती थी। तो मेरा कहने का अभिप्राय क्या है, जब भी आपको मौका मिले तो अपने अपलाइन के प्रति कृतज्ञ रहें। जब सफलता आ जाए तब भी नशे में चूर ना रहें। ये भाव मैंने प्रमोद गुलाटी सर से सीखा, बहुत बार मैंने देखा है, क्लोजली मैंने वॉच किया है। कई बार जब अपने नेशनल प्रोग्राम होते हैं, एनिवर्सरी होती है, कोर लीडर्स को बुलाया जाता है, और उस टाइम पे आप क्लोजली, पता नहीं आपने वॉच किया या नहीं किया, मैंने वॉच किया है। जब स्टेज पे बुलाया जाता है तो एक साथ निकलते हैं अपनी कुर्सियों से। प्रमोद गुलाटी जी का कभी भी राकेश सर से पहले अपना कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं, ये मैंने क्लोजली वॉच किया है। क्या मजाल बंदे का पहला कदम राकेश सर से पहले स्टेज के ऊपर हो। हमेशा वो प्रॉपर ड्यू रिगार्ड देते हैं, उनके प्रति कृतज्ञ होते हैं। मैं लास्ट में एक ही चीज कहूंगा, आरसीएम का कल्चर जिस तरीके से है, वो हमारा एक ग्रेटिट्यूड हो, एटीट्यूड ना हो। बहुत सारे लोग आंखें दिखाने लग जाते हैं ना, ग्रेटिट्यूड हो, कृतज्ञता का भाव हो। हम ये नहीं कहते कि अपलाइन के पैरों में गिर जाएं। आप यदि कृतज्ञता है तो हाथ जोड़ लें, हाथ मिला लें, कोई दिक्कत नहीं है सर। टीसी सर कभी नहीं बोलते कि भाई आप पैरों में गिरें, जी नहीं। मैं मानता हूं कि आपके अंदर यदि श्रद्धा भाव है, जिस तरीके से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के अंदर जूते पहन के नहीं जाया जा सकता, तो बच्चों ठीक उसी तरीके से आरसीएम बिजनेस में यदि कामयाबी चाहिए तो अपने इस घमंड को छोड़ के और कृतज्ञता का भाव अपलाइन को दीजिए, और उसके प्रति समर्पित हों। हम ये नहीं कहते कि आप उनको भगवान बनाइए, जी नहीं, उनको एक अपलाइन बनाइए, और वो अपलाइन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे सकता है, वो डायरेक्टर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आई थिंक मैं समय ज्यादा ले गया, कुछ माहौल इस तरीके का था, मैं बात को खत्म नहीं कर पाया। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आज अपलाइन के बारे में डिस्कस हुआ, अगले एपिसोड में कभी कैसे हमें डाउनलाइन बनना है उसके बारे में भी। जो भी आज अपलाइन है, हम सारे के सारे, यदि हमारे नीचे एक भी आदमी है तो हम अपलाइन है, तो हमें कैसा अपलाइन बनना चाहिए अपने आप में सोचिए। ऑल द बेस्ट। ओवर टू पारस मौर्य।